ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो 7 साल तक पाकिस्तान में रहा मुसलमान बनकर और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो चलिए आज अपने एक रियल हीरो की अनसुनी कहानी आपको बताते हैं। 18 मार्च 1980 अज्जी डोवाल एक ऐसा नाम जिसकी तलाश में आईएसआई अपनी एडी चोटी का जोर लगा रही थी। 7 साल अपने सबसे कट्टर दुश्मन देश की ज़मीन पर एक नकली पहचान के साथ जीना, जहां पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो दिन रात मौत के साए में जीने वाले को अचानक सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा? उन आखिरी 24 घंटों में क्या कोई राज खुल गया था या फिर किसी ने हकीकत जान ली थी? तो ये कहानी है उस दौर की जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर था और इंडो पाक वार 1971 का घाव अभी पाकिस्तान के दिल में था। बांग्लादेश अब एक अलग देश बन चुका था और पाकिस्तान सिर्फ टूटा नहीं था बल्कि अंदर से जल रहा था। यही वजह थी कि आईएसआई अब एक एजेंसी नहीं रही थी बल्कि वो बदले की आग में झुलस रही थी। और उसके निशाने पर पता कौन था? भारत के ऐसे सैनिक जो दिखाई नहीं देते थे लेकिन वो भारत के लिए काम करते थे। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तैयार किया एक ऐसा मिशन जो पहले कभी नहीं हुआ था। यानी कोई भारतीय अधिकारी पाकिस्तान में उनकी जगह पर उनके ही नज़रों के सामने, और वो जिम्मेदारी दी गई अजित डोवाल को। लेकिन ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक जीती जागती कब्र थी। सोचिए, आपको अपना नाम छोड़ना है, अपनी पहचान छोड़नी है और अपने देश को भूलने का नाटक करना है। हर रात सोने से पहले एक ही सवाल आता था कि क्या अगली सुबह मैं जाग पाऊंगा? इतना सब कुछ होने के बाद भी अजीत डोवाल ने यह मिशन को एक्सेप्ट किया। डोवाल साधारण आईपीएस अधिकारी नहीं थे। उनको सब पता था कि अगर पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। उन्होंने बदलना पड़ा अपना नाम, पहचान, अपना धर्म भी। फिर वो मुसलमान बनकर पाकिस्तान में एंटर हुए। उनको उर्दू इतने अच्छे से आती थी कि किसी को भी उन पर शक नहीं हो सकता था। वो इस तरह से पाकिस्तानी हुए कि एक बार को आईएसआई खुद उनको अपना समझने लगी। 7 साल वो पाकिस्तान में रहे और ऐसी ऐसी जानकारी थी जो सैटेलाइट भी नहीं दे सकती थी। जैसे आईएसआई क्या प्लान कर रही है, कैसे कैसे प्लान कर रही है और कौन कौन भारतीय उनका साथ दे रहे हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान का प्लान या उनकी जानकारियाँ नहीं सुनते थे बल्कि वो धीरे धीरे आईएसआई में भी दखल दे रहे थे। कब, क्या और कैसे होना है वो सारा डाटा वो भारत पहुँचा रहे थे। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसको धोखा देना, इसमें वो माहिर थे। लेकिन हर बड़ी चीज़ की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। अब आईएसआई को शक होने लगा था। खतरा और ज़्यादा गहराने लगा था। कोई तो था जो आईएसआई पर नज़र बनाए रखे था, जो उनकी हर चाल को बारीकी से देख रहा था। कोई तो है जो आईएसआई के भीतर रहकर उसको ही तोड़ रहा है। ये सब चीज़ें आईएसआई को भनक लगने लगी थी। और फिर शुरू हुआ एक शिकार। अब आईएसआई के निशाने पर हर एक वो शख्स था जो उनके शक के दायरे में आता जा रहा था। यानी कि उनको चाहिए था वो छुपा हुआ सैनिक। धीरे धीरे आईएसआई की जो सुइयां हैं वो अजीत डोवाल की तरफ मुड़ने लगी। फिर एक रात जब डोवाल अपने कमरे में बैठे थे तो बाजार ऐसे ही भर रहा था जैसे भरता है, लेकिन कुछ लोग थे जो उन पर नज़र बनाए रखे थे। डोवाल तुरंत समझ गए कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। डोवाल बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और उनको समझ आ गया था कि जाल बिछ चुका है, उनकी पोल खुल चुकी है। उनको पता लग चुका था कि अगली 24 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो अगले 24 घंटे में नहीं छोड़ पाए तो शायद कभी पाकिस्तान को छोड़ नहीं पाएंगे। और अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उनको अपनी पहचान, अपना देश, सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। और जो 7 साल में उन्होंने जानकारी इकट्ठी की है उसका जरिया, उनके सोर्सेज भी पाकिस्तान के हाथ लग जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा हमारा फेलियर होता। तो बस यहीं से शुरू हुआ आखिरी 24 घंटे का खेल। उन्होंने अपने सारे पहचान, दस्तावेज, जो भी अनवांटेड चीज़ें थी वो तुरंत की तुरंत वहाँ पर जला दी। और फिर अगली सुबह वो बिना डरे निकल पड़े। लेकिन उनका पीछा हो रहा था जिसको उनको भी पता था। वो आगे चलकर थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में गुम होकर वो ऐसे निकले कि जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। और आईएसआई के एजेंट को निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लग रहा था। वो भीड़ भाड़ के इलाके में इतनी दूर निकल चुके थे कि आईएसआई उनको पीछे ही ढूंढ रही थी। फिर वो अपने एक सोर्स के पास गए जहाँ उनका टारगेट पॉइंट था। तो वहाँ पर जाके उन्होंने एक सुरंग का नक्शा लिया जो भारत और पाकिस्तान को नीचे से कनेक्ट करता था। लेकिन आईएसआई फिर भी उनको ढूंढ रही थी, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन डोवाल उस सुरंग के रास्ते 7 साल बाद भारत लौट चुके थे और अपने साथ लाए थे पाकिस्तान की ऐसी ऐसी जानकारी जिससे बहुत सी जनता अनजान थी। और जिसका असर ये हुआ कि भारत की इंटेलिजेंस इतिहास की दिशा ही बदल दी। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी जैसे आईएसआई के सीक्रेट प्लान्स, आईएसआई के एजेंट की लिस्ट, और आईएसआई जो भारत में रह रहे जो भारत की जनता है उससे में से अपने एजेंट कैसे एलोकेट करती है, या फिर कौन है जो भारत में रह के पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ऐसी ऐसी लिस्ट वो भारत लेके पहुँचे थे। हर फाइल एक जानकारी थी और हर जानकारी एक हथियार।
ऐसे ऐसे हथियार जिसके दम पर इंडियन इंटेलिजेंस कई सालों तक अपने कदम तय करती रही। कहानी यही ख़त्म नहीं हुई है, कहानी फिर से बदली और पहुंची 2005 में, जहां पर अजीत डोभाल बने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डोमेस्टिक डायरेक्टर, जो कि भारत में सबसे बड़ा इंटेलिजेंस के प्रति सबसे बड़ा पद है। और फिर 2014 में भारत सरकार ने उन्हें बुलाया और सौंप दी इस देश की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। वो इंसान कभी पाकिस्तान में गलियों में धक्के खा रहा था, आज पूरे देश की सुरक्षा का चेहरा बन चुका था। एक पहाड़ी गांव से निकलकर देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचा। ये सफ़र थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कठिन था, लेकिन अजीत डोभाल ने कभी आसान रास्ता देखा ही नहीं। सवाल आज भी है, उन 7 सालों में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा, शायद अजीत डोभाल को पता हो। लेकिन जब तक किसी भी देश के पास अजीत डोभाल जैसे बहादुर सैनिक रहेंगे, वो देश हमेशा मजबूत ही होता रहेगा। तो हमारे बहादुर सैनिक की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। धन्यवाद।